हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज कोटक महिंद्रा में जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है उसके पीछे का रीज़न आपको मैं बता रहा हूँ और वहाँ पे आपको क्या करना है आगे, और इसमें अगर इन्वेस्टर है तो क्या करें, और अगर ट्रेडिंग करना है और ट्रेडर है तो क्या करें। और सबसे बड़ी बात, अगर कोटक महिंद्रा पे अगर ये आरबीआई के द्वारा जो बैन लगाया गया है इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन होगा, और उसके ऊपर मैं बात करूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा एक मेन पॉइंट होगा और इससे आपको एक लर्निंग पॉइंट आपको लेना होगा और आगे जा कर के आपको इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों में भी। आप अगर कुछ ऐसा आगे जा कर के दूसरे स्टॉक्स या दूसरे कंपनीज दूसरे इंडस्ट्रीज में भी होता है तो आप इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, नोटिस एक आया था कल कि आरबीआई के द्वारा कि आपका जो आईटी सिस्टम है वो वीक हो रहा है और वहाँ पे आपका सही नहीं चल रहा है। इसके वजह से हम आरबीआई ने कहा कि आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैन लगा रहे हैं, आप कोई भी नया क्रेडिट कार्ड इशू आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, आप मोबाइल और नेट बैंकिंग, जो आप मोबाइल बैंकिंग का जो आप मतलब कि जो अकाउंट खोल रहे हैं डिजिटली, आप जो आगे जो ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर में बैन हम लोग लगा रहे हैं। तो ये आईटी सिस्टम जो स्ट्रेंथन इनका जो है, इनको करने के लिए बोला गया है। और उनका जो वीक चल रहा है ये 2022 से ही इनका चल रहा था। 2022 से ही ये अपने जो प्रॉब्लम चल रहा था उसके ऊपर इन लोगों ने फोकस नहीं किया और वहाँ अभी तक ठीक नहीं किया उस चीज़ को, और सडन इनको एक नोटिस दिया गया और जिसके वजह से आज कोटक महिंद्रा में इतनी बड़ी गिरावट आप देखें। और सर्किट भी लगा एक टाइम के लिए मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर सर्किट खुला तो फिर और नीचे गिरावट हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, पैनिक में अगर आपके पास है शेयर तो आप बेच दें, या फिर आप नया इन्वेस्ट करने के लिए आप लोअर लेवल पे अगर आप दिख रहा है तो सस्ता लग रहा है क्या, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपको ट्रेडिंग करना है तो क्या करना है, ये 3 पॉइंट पे आपको मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे तो आपका ये क्रेडिट कार्ड तो बैन हो गया, आप नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। सेम जो प्रॉब्लम हुआ था एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ था, जिसमें कि आपको उनको भी 9 से 15 महीने का समय लगा था। 9 से 15 महीने का समय लगा था, मतलब कि इनको भी अभी टाइम लगने वाला है इससे रिकवरी आने में। तो यहाँ पे जो कि जो मेन ग्रोथ इंजन था इनका, जो जिससे कि वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग से जो मेनली रूप से जो हायर पेस ऑफ ग्रोथ वो ला रहे थे, और उसको ब्लेंडेड ग्रोथ में आपको अच्छा खासा ये मतलब कि आपका इन्वॉल्वमेंट था। तो ओवरऑल ग्रोथ पे भी इनका इफेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा पेस ऑफ ग्रोथ चल रहा था इनका क्रेडिट कार्ड का। और कोटक 811 जो उनका ऐप है और उनके थ्रू जो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, उसके थ्रू भी इनका काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा था। तो ये काफ़ी यहाँ पे मोमेंटम को रोका गया है, जिसके वजह से यहाँ पे आने वाले दिनों में इनको अर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और वैसा कुछ नहीं हुआ कि मैनेजमेंट में कोई इशू आ गया है, मैनेजमेंट अभी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। वहाँ पे कोई एसेट बेस से कोई क्वालिटी में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मेनली रूप से इनका जो टेक्निकल जो इशू था इसके वजह से इनको अभी वहाँ पे रोका गया है, और ये अभी समय लगने वाला है यहाँ से आपको रिकवरी आने में। तो सबसे पहले यहाँ पे कोटक महिंद्रा में आपको मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स में देखिए, आपको लग रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, मेनली सस्ता ये नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम ये है कि आपका जो प्राइस के रूप में आप देखते हैं तो इसको आप सस्ता मतलब कि आप एज्यूम करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इनका पेस ऑफ ग्रोथ घट गया, क्योंकि ये जो 4 लाख करोड़ के जो बेस पे था, ये जो आप देख रहे हैं कि कितना साइडवेज है। 4 लाख करोड़ इनका जो है, मतलब कि बेस में बता रहा हूँ इनका जो एसेट है, और एचडीएफसी मर्जर के पहले 15 लाख करोड़ के ऊपर था। तो 15 लाख के बेस पे आपका ग्रो कर रहा था वो 15 से 20% के आसपास। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा जो है उससे छोटा बेस पे वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इसके वजह से वहाँ पे जो है आगे आके ग्रोथ नहीं आ रहा था, जिसके वजह से मार्केट साइडवेज भी चल रहा था, और वहाँ पे आपको धीरे धीरे वैल्यूएशन का इरोडेशन आपको देखने को मिला। तो काफ़ी ज़्यादा डी रेटिंग हुआ इसमें ऑलरेडी। और अभी एक जो है क्रिटिकल पॉइंट पे आपको टेक्निकल बेसिस पे देखिए, अभी आपके ये 1600 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, इस जो वीक का ट्रेडिंग डे है। और यहाँ पे वॉल्यूम तो आपको आज दिखा ही है कितना बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम है काफ़ी टाइम के बाद। तो अगर इसके नीचे आकर के बंद होता है तो बहुत ही एक थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो सकता है। आगे आने वाले टाइम में और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही टाइम से होल्ड कर रहा है। और कई एक बार नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये हिट किया, मतलब कि ये लेवल काफ़ी वीक हो रहा है। और यहाँ से अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ से आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा फॉल और दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो आपको ये नहीं करना है कि बस यहाँ पे आपको आज 10% नीचे दिखा तो आपको जा कर के झपट्टा मार के ले लेना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका रिटर्न कभी नहीं बनेगा, और आप अच्छे बिजनेस में कभी
इंटर नहीं कर पाएंगे। इसका आपको आगे का प्रॉस्पेक्ट देखना है कि आगे 1 साल 3 साल में क्या होने वाला है। इसमें ग्रोथ घटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बैन लगाया गया, जो मेन जो ग्रोथ इंजन था इनका उसी के ऊपर बैन लगाया गया। तो यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ तो इनका चल ही रहा था 10 से 12%, 8 से 10% का नॉर्मल जो भी आपका जो लोन था, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट में चला गया, कॉर्पोरेट में इनको सक्सेस नहीं मिला, तो फिर लास्ट 1 ईयर से ये रिटेल सेक्टर में आ गए। रिटेल में आया तो वहाँ पे थोड़ा सा इनको मार्केट कैप्चर करने में थोड़ा सा और टाइम लग रहा था। बट इसी के बीच में वो अभी जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आ गया बैन, और यहाँ पे जो आपको डिजिटल ऐप के ऊपर जो बैन आया, तो वो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे थ्रेट है इसके लिए। तो आपको इसके अलावा भी इससे कम बेस पे, इससे अच्छा बैंक, इससे कम वैल्यूएशन में, इसके बराबर वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है अच्छा ग्रोथ करने वाला एनबीएफसी और बैंक आपको यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडसइंड बैंक अभी भी 18 से 20% का जो ग्रोथ दिखा रहा है। आपको आज एक्सिस बैंक का आपने देखा होगा, इसका जस्ट अपोजिट हुआ। क्यों हुआ अपोजिट? क्योंकि वहाँ पे आपका ग्रोथ अच्छा आया, एसेट क्वालिटी अच्छा किया, रिटर्न रेशियो ने उन्होंने अच्छा करके दिखाया लास्ट 3 ईयर में। तो ये सब चीज़ों को आपको आगे की ओर देखना होगा, ना कि पीछे की ओर देखना है कि हाँ 5 के प्राइस बुक वैल्यू के ऊपर मिल रहा था और अभी आपको 2 टाइम्स प्राइस बुक वैल्यू मिल रहा है, तो अभी आप जा करके ले लेंगे और वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, आपको सस्ता स्टॉक्स मिल गया। तो ये नहीं होता है। आपको ये ट्रेडिंग करना है तो फिर हाँ, इसके नीचे आ रहा है, बंद हो रहा है, आप स्टॉप लॉस डाल करके ट्रेड कर सकते हैं, बेच के आपको सेलिंग करके आपको यहाँ पे आप मुनाफा कमा सकते हैं। 1200 आ जाए, 1000 आ जाए, 800 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको वहाँ पे आपको बेच करके कमाना है। आप ट्रेडर हैं तो आप भी तो स्टॉप लॉस काम करेंगे, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपको सोचने वाली चीज़ है। आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, कितना ग्रोथ आएगा, कितना कम यहाँ पे डी रेटिंग होगा, री रेटिंग होगा, इस सब चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। और आपको क्योंकि हर बार बटन नहीं दबाना है, आपने एक बार बटन दबा दिया तो आपको वहाँ पे आपको बैठना है और बिजनेस को ट्रैक करना है मेनली रूप से। मैनेजमेंट क्या कर रहा है और उसके ऊपर रेगुलेशन क्या हो रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर रही है, तो ये सभी चीज़ें आपको ट्रैक करना है। ये कल इतना अच्छा था और आज अचानक से मतलब कि 11-12% यहाँ पे नीचे रिएक्शन आया, तो यही एक प्रॉब्लम होता है बिजनेस अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो। अब आपको यहाँ पे जो अगर आपके पास होल्डिंग है, तो अगर आप यहाँ पे 12 से 15% के रिटर्न के बीच में आप खुश हैं तो फिर आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हायर पेस ऑफ ग्रोथ चाहिए, आपको निकलना पड़ेगा, आपको दूसरे बिजनेस को अपॉर्चुनिटी आपको देखना पड़ेगा। ये आपका डिसीजन होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप निकल ही जाइए और वहाँ से आप दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कीजिए। ये आपके ऊपर सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा यही कहना है कि आपका इस मेन मैटर ये है, मेन कंक्लूजन ये है कि ये कोटक महिंद्रा का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया है और यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ नहीं दिखने वाला है। और उसी हिसाब से फ्यूचर को देख करके लोग जो स्मार्ट मनी है उसको वैल्यू करते हैं और उसका वैल्यूएशन लगाया जाता है। तो इस हिसाब से आपको इसका वैल्यूएशन अभी कम दिखेगा, बट यहाँ पे पेस ऑफ ग्रोथ भी कम है। तो हायर पेस ऑफ ग्रोथ के लिए अगर आपको देखना है तो आपको अल्टरनेटिव, जैसे कि भैया मैं एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अभी आप एक्सिस बैंक का अभी चार्ट आप खोलिए, सेम एक्सिस बैंक का मैं चार्ट खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सिस बैंक में आज क्या हुआ। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया और सब कुछ वहाँ पे ठीक था। वो भी ज़्यादा कुछ पेस उसका सही नहीं है, 15 से 16% का पेस था, बट वहाँ पे रिटर्न रेशियो जो है काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट का अच्छा खासा गाइडेंस भी आ रहा है और वहाँ पे आप चार्ट में रिएक्शन भी आपने देखा कि सीधा 6% अपोजिट में ये ऊपर के ओर भागा। तो क्यों भागा? क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस ऑफ ग्रोथ भी अच्छा इन अर्निंग में आया और इनका जो एसेट क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रूव किया इन्होंने मैनेजमेंट ने, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ करके दिखाया। तो यही आपको देखना होता है कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, और यहाँ पे पेस ऑफ ग्रोथ है या नहीं है, और उस हिसाब से वैल्यूएशन क्या दे रहे हैं हम आप कंपनी को। तो जैसे कि एक्सिस बैंक का 1150 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर कल लास्ट डे ऑफ वीक है तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो आगे आने वाले टाइम में आप इसमें आगे अच्छा खासा इसमें तेज़ी देख सकते हैं। 1300, 1350, 1400, तो आपको कूद करके नहीं लेना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको उस हिसाब से सोचना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको लॉन्ग टर्म को देख करके सोचना है कि नहीं, एक्सिस बैंक में अगर आप पेस ऑफ ग्रोथ सही चल रहा है तो हम इसमें आपको इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय के लिए देखेंगे और बिजनेस को ट्रैक करेंगे, मैनेजमेंट को ट्रैक करेंगे, कौन कॉल पढ़ेंगे और सब कुछ यहाँ पे आपको ट्रैक करते हुए देखेंगे। पेस ऑफ ग्रोथ घटेगा, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, और पेस ऑफ ग्रोथ अगर सेम रहेगा तो बने रहेंगे। सिंपल से, ये मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जा करके कर ले ही लो। तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि किस तरीके से स्टॉक्स को देखें और इन्वेस्ट करते हैं और क्या करते हैं। पर्सनल मेरा कोई भी होल्डिंग्स नहीं है,
ये कोटक बैंक में, तो इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई होल्डिंग है, मेरा कोई मतलब कि अपना कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो पहले मैं बता रहा हूँ। तो ये तो था मेरा आपके वो कोटक बैंक, और ये आगे उसका अल्टरनेटिव किसको बेनिफिट होगा और इसका बेनिफिट क्यों होगा ये भी मैं बात करूँगा। क्योंकि इसका एक्सिस बैंक आप देखिए कितना अच्छा बेस है, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और कोटक फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक था। तो कोटक पे अगर बैन लगा है तो जो उसके पीयर्स, जो कस्टमर्स मतलब कि जो पीयर ग्रुप के जो भी बैंक्स हैं, उसको जो टॉप बैंकिंग है तो कस्टमर उसके और ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको क्वालिटी सर्विस चाहिए। कोटक क्वालिटी सर्विस के नाम पे जाना जाता था। बट वहाँ पे क्या है कि टेक्निकल इशू की वजह से बहुत टाइम से इसमें प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसके वजह से ही बैन लगा है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक में देखिए कितना अच्छा क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर कर रखा है, तो इनको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। जैसे एक्सिस बैंक को बेनिफिट होगा, इंडसइंड बैंक को भी बेनिफिट हो सकता है, आईडीएफसी को बेनिफिट हो सकता है। ये सभी जो बैंक है काफ़ी अच्छा पेस ऑफ ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। इन्होंने आपको देखिए कि एक्सिस बैंक का मैं एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने अपना जो है टर्न अराउंड किया अपना जो कंपनी है उसको। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये डिजिटल तो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिजिटल लैंडिंग पे, और डिजिटल वहाँ पे आपको जो कस्टमर बेस बनाने पे काफ़ी फोकस इनका डिजिटल पे है। तो डिजिटल पे अगर बैन लगा कोटक में तो इनको सबसे अच्छा बेनिफिट होगा। अब देखिए कि एक्सिस बैंक किस तरीके से लास्ट 5 ईयर में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया। एडवांस मार्केट शेयर जो अपना जो लोन बेस का ग्रोथ था और जो लोन बेस का जो था मार्केट शेयर वहाँ पे 4.9% था, अब ये इंक्रीज करके 5.9% मार्केट शेयर कैप्चर किया। आरओई देखिए कितना कम था, 8.5%। यही रिटर्न रेशियो के बारे में मैं बात कर रहा था, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट करके ये 20% आरओई करने वाला ये बैंक है अभी थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक में से। इतना बड़ा बेस है 5.5 लाख करोड़ का, और वहाँ पे 20% का आरओई कर रहा है, तो उस हिसाब से भी इसको वैल्यू मिलेगा। और अगर ये आरओई कम करेगा और पेस ऑफ ग्रोथ कम करेगा तो इसको भी डी रेटिंग किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये सभी चीज़ ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है कोई भी चीज़ कि सब दिन ये ऐसा ही करता रहेगा तो इसको ऐसा ही वैल्यू मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हर हमेशा आपको बिजनेस को ट्रैक करना होगा, इसका एनपीए कितना हाई हुआ करता था नेट एनपीए, और अभी जा कर के नेट एनपीए कितना लो हो गया। तो ये सभी चीज़ आपको देखना पड़ेगा और आपको वहाँ पे बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। तो आरओई जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आरओई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में यह आपको सबसे अच्छे से आपको ट्रैक करना होगा। और पेस ऑफ ग्रोथ लोन बुक का जो है कैसा ग्रो कर रहा है वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ और एसेट क्वालिटी अगर मेंटेन है अच्छा तो आपका बैंकिंग का जो शेयर है अच्छा करेगा, और अगर ये नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको आने वाले टाइम में ये अच्छा नहीं करेगा। तो ये था कंक्लूजन और ये था आपका कौन करेगा बेनिफिट, इसके ऊपर में बात किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।